हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खंड काव्य जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता, बल्कि कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णतया उद्घाटन करता है। दोस्तों, यह जो खंड काव्य होता है, यह महाकाव्य के केवल एक अंश का ही अनुसरण करता है। हिंदी के कतिपय आचार्य खंड काव्य को एक ऐसा काव्य मानते हैं जिसकी रचना तो महाकाव्य के ढंग पर की गई हो, पर उसमें समग्र जीवन ना ग्रहण कर केवल उसका खंड विशेष ही ग्रहण किया गया हो। यानी कि खंड काव्य में एक खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम खंड काव्य की परिभाषा, खंड काव्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं और खंड काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं खंड काव्य के तत्व और विशेषताएं। सबसे पहले खंड काव्य होता क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है, लेकिन यह महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग खंड काव्य नहीं होता, बल्कि खंड काव्य अपने आप में ही पूरा होता है। और जो पूरा खंड काव्य होता है उसमें सिर्फ एक ही छंद का प्रयोग होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामा चरित, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी, जय हनुमान आदि हिंदी के कुछ सुप्रसिद्ध खंड काव्य हैं। अब हम जानते हैं खंड काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। खंड काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए दोस्तों प्रमुख रूप से 7 तत्व माने जाते हैं। कथानक पहला है, फिर है पात्र या चरित्र चित्रण, फिर है संवाद, रस या भाव व्यंजना, देश काल, उद्देश्य और शैली। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं कि खंड काव्य में जो कथानक है वो क्या होता है। खंड काव्य का जो समस्त सौंदर्य और उसकी प्राण शक्ति है वो उसकी वस्तु संगठन में ही निहित होती है, क्योंकि इसमें कवि को एक ही घटना को केंद्र बनाकर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना होता है। वो सिर्फ एक ही घटना पर लिखता है, इसलिए खंड काव्य की रचना किसी भी कवि के लिए गागर में सागर भरने जैसा कार्य होता है, क्योंकि जो इसकी कथा होती है वो लघु कलेवर में सीमित होने पर भी, छोटी होने के बावजूद भी वो अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट और प्रबंध वक्रता से युक्त होती है। इसीलिए दोस्तों, खंड काव्य अति लाघव के साथ जीवन के किसी एक पक्ष की झलक अथवा जीवन के पक्ष विपक्ष की व्याख्या या प्रतीकों के माध्यम से समसामयिक जीवन की जटिल समस्याओं को कथा में श्रृंखलाबद्ध करते हुए चरम उद्देश्य तक पहुंचता है। यानी कि किसी चरित्र की एक प्रमुख घटना को कवि पकड़ लेता है और उसी के आधार पर अपने पूरे खंड काव्य की रचना करता है, और जो कि अपने आप में परिपूर्ण होती है। पढ़कर ऐसा लगता है कि हमने उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। और खंड काव्य की एक तथ्यता उसका प्राण है, क्योंकि ये छोटा होता है, इसलिए खंड काव्य के कथानक में ना तो कोई अनेक कथाएं हमें देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। संधि योजना भी इसमें आवश्यक नहीं होती, वस्तु वर्णन संक्षिप्त होता है और कथा चरम स्थिति पर समाप्त नहीं होकर बल्कि निश्चित विकास के साथ समाप्त होती है। अब हम इसके दूसरा तत्व यानी कि इसके जो पात्र होते हैं, उनके चरित्र चित्रण, उसके विषय में जानते हैं। खंड काव्य के पात्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों। इसके पात्र पुरुष, स्त्री, मानव, दानव, प्रसिद्ध या काल्पनिक तथा उदात्त, धीर, प्रशांत आदि में से कोई भी इनके पात्र खंड काव्य के पात्र हो सकते हैं। और हमने जैसे जाना कि खंड काव्य लघु स्वरूप होता है, इसलिए इसके पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी पात्र कोई ना कोई प्रतीक लिए हुए अपने युग की पृष्ठभूमि का निर्वाह करते हुए उस समय के जनजीवन के किसी वर्ग की अभिव्यंजना करते हैं, किसी वर्ग के विषय में हमें बताते हैं। आधुनिक काल में खंड काव्यों में प्रतीकात्मक उपस्थिति अधिक दिखाई देती है।
अधिकतर मिथकीय पात्रों के द्वारा समाज की ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे शंबुक में शंबुक द्वारा वर्ण व्यवस्था बदलने का आग्रह आदि। दोस्तों, जो खंड काव्य लिखने वाले होते हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि वह किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण अपने खंड काव्य के द्वारा करें। पात्रों के चरित्र के विकास का अवकाश नहीं होता, इसलिए रचनाकार अपनी काव्य कला के द्वारा उसके चरित्र संबंधी प्रमुख विशेषताओं पर ही प्रकाश अपने खंड काव्य में डालता है। और आधुनिक खंड काव्य में नायक के चरित्र के किसी एक पक्ष को उजागर करने की लालसा जो होती है वो कवियों में हमेशा बनी रहती है। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त का प्लासी का युद्ध। अगला तत्व है संवाद। किसी भी खंड काव्य की कथा को गति देने, उसमें रोचकता, नाट्यता का समावेश करने हेतु कवि खंड काव्य में मार्मिक एवं तर्कपूर्ण संवादों की योजना करता है, जिससे जो खंड काव्य है वो एक सटीक खंड काव्य बन जाता है। रस या भाव व्यंजना। दोस्तों, हम सभी ने जाना कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक ही घटना या प्रसंग लिखा हुआ होता है, इसीलिए उससे संबंधित होने के कारण खंड काव्य में सिर्फ एक ही रस का पूर्ण रूप से समावेश होता है और अन्य रस जो होते हैं वो अपनी उपस्थिति का एहसास तो करवा देते हैं, लेकिन फिर भी मुखरित होने का अवसर वो नहीं खोज पाते, यानी कि अन्य रसों के बारे में हम इतना अधिक नहीं जान पाते। कभी कभी खंड काव्य में किसी उदात्त भाव के चरम सौंदर्य को ही प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ किसी भी रस का पूर्ण परिपाक हमें देखने को नहीं मिलता। और आधुनिक खंड काव्य जो होते हैं उनमें भावबोध, संघर्ष और बेचैनी भी देखने को मिलती है, वो भी भाव विकास के अंतर्गत ही आती है। अगला है देश काल। दोस्तों, खंड काव्य में देश काल का व्यापक चित्रण ना होने पर भी कवि अपनी रचना के संकलन त्रय का विशेष ध्यान रखता है। किसी भी खंड काव्य की रचना जब करता है कवि, तो वो युग बोध अथवा देश काल को साथ लेकर ही रचना काल में प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए खंड काव्य में देश काल की स्पष्टता की दृष्टि से घटना और पात्रों से संबंधित स्थान और काल का चित्रण अवश्य बन पड़ता है। और इसमें कवि अपने युग की संवेदनाओं से संवेदित होकर ही अभिव्यक्ति की ओर प्रेरित होता है। उस समय जो भी संवेदनाएं होती हैं समाज में, उनसे ही कवि संवेदित होता है और अपने काव्य की रचना करता है। और इस अर्थ में काव्य समाज से प्रभावित होता है, साथ ही साथ जो खंड काव्य है वो समाज को भी प्रभावित करता है। और खंड काव्यकार का प्रमुख लक्ष्य अपने युग की विचारधारा का पालन, साथ ही साथ उनका प्रतिष्ठापन करना भी होता है। और इसी रूप में रचना देश काल सापेक्ष स्वरूप निर्ग्रहण करती है। अगला तत्व है उद्देश्य। खंड काव्य में कोई घटना, प्रसंग या समसामयिक समस्या का चित्रण, फिर समसामयिक यदि समस्या का चित्रण किया जाता है तो उसका निराकरण, जीवन के किसी विशेष पहलू या समस्या की मौलिक व्याख्या या समस्या पर नवीन दृष्टिकोण से विचार और सामयिक उपदेश का चित्रण करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य रहता है। यानी कि कवि उसमें उस समय की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उनको उठाता है, तो साथ ही साथ अपने जो छोटा सा काव्य होता है उसके अंतर्गत उनका निराकरण भी प्रस्तुत करता है। और यही कवि का मुख्य उद्देश्य रहता है। जैसे कि युद्ध चिंतन को लेकर लिखा गया अंधा युग और एक कंठ आदि खंड काव्य। अगला तत्व है शैली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खंड काव्य पदबद्ध रचना है, इसलिए इसकी रचना शैली उदात्त और गरिमामय होती है। क्योंकि इसमें किसी घटना का पूर्ण मनोयोग से चित्रण किया जाता है, किसी एक ही घटना का, और नायक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की अनुभूति हमें इसमें उस प्रमुख घटना के साथ ही साथ कराई जाती है। साथ ही साथ जीवन के किसी मार्मिक पक्ष की झांकी भी खंड काव्य में प्रस्तुत की जाती है, और वह पक्ष अपने आप में पूर्ण अनुभूति की आनंद देने वाला होता है। तो दोस्तों, ये हमने खंड काव्य के जो प्रमुख 7 तत्व निर्धारित किए गए हैं उनके विषय में जाना। और अब हम जानते हैं खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली है कि इसकी संपूर्ण रचना एक छंद में ही पूर्ण की जाती है, यानी कि एक ही छंद का पूरे खंड काव्य को लिखते वक्त प्रयोग किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं के माध्यम से उनके आदर्शों की अभिव्यक्ति की जाती है।
खंड काव्य में सबसे प्रमुख शांत रस और वीर रस देखने को मिलते हैं। खंड काव्य की जो भाषा शैली होती है वो सरल और प्रभावपूर्ण होती है। साथ ही साथ खंड काव्य व्यक्ति के जीवन की विशेष घटनाओं की एक पूर्ण रचना मानी जाती है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं, उसके स्वरूप को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व, साथ ही साथ उसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।